अपनी सुरीली आवाज से देश और दुनिया पर दशकों तक राज करने वाली सुर किन्नरी लता मंगेशकर का निधन हो गया है। गायिका ने 6 फरवरी 2022 रविवार को अपनी अंतिम सांसें ली। वे 92 साल की थी। आइए जानते हैं लता मंगेशकर के जीवन के कुछ जाने अनजाने सच। लता मंगेशकर 19 ऑफ इंडिया यानी कि भारत की कोयल के नाम से दुनिया भर में मशहूर थी। उन्होंने करीब 5 दशक तक हिंदी सिनेमा के लिए प्लेबैक सिंगिंग में एक छत्र राज किया। उन्होंने 1942 में महज 13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि लता ने 36 भारतीय भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। गौरतलब है कि भारत रत्न और दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली लता मंगेशकर सबसे पहली महिला है। इसी तरह वर्ष 1974 में लंदन के सुप्रसिद्ध रॉयल अल्बर्ट हॉल में उन्हें पहली भारतीय गायिका के रूप में गाने का अवसर प्राप्त हुआ है। 1963 में दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह पर सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में लता ने प्रदीप का लिखा गीत ए मेरे वतन के लोगों गाया। इस गीत को सुनकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इतने प्रभावित हुए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। यही वह गीत है जिसने लता को भारत की कोयल बना दिया था। लता मंगेशकर के पिता नाटक कंपनी चलाते थे, जिन्होंने बाद में एक फिल्म कंपनी भी बनाई। 5 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने एक नाटक में अभिनय भी दिया था, लेकिन लता की रुचि बचपन से ही संगीत में थी और उन्होंने संगीत पर ही फोकस किया। हालांकि 1942 में उन्होंने एक मराठी फिल्म मंगल गौर में अभिनय दिया था। 13 साल की उम्र में लता मंगेशकर के सिर से पिता का साया उठ गया। इससे परिवार की मुश्किलें बढ़ गई और घर की जिम्मेदारी बड़ी बेटी लता पर आ गई। भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहन मीना, आशा और उषा को संभालने के चलते लता मंगेशकर स्कूल नहीं जा पाई थी। संगीतकार पंडित दीनानाथ मंगेशकर के घर 29 दिसंबर 1929 के दिन लता का जन्म हुआ था। उनका नाम हेमा रखा गया था, लेकिन 5 साल बाद पिता ने बेटी का नाम बदलकर लता रख दिया। लता के पिता दीनानाथ मंगेशकर की पहली बीवी की स्वर्गीय संतान का नाम लतिका था। उनकी याद में उन्होंने अपनी बेटी हेमा को लता नाम दिया था। लता मंगेशकर को साल 1942 में मराठी फिल्म किती हासिल में गाने का मौका मिला, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इस गाने को फिल्म से हटा दिया गया था। लता के पहले गुरु अपने पिता थे और पिता के जाने के बाद उन्होंने उस्ताद अमान अली खान और अमानत खान से संगीत सीखा। साल 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद उस्ताद अमानत अली पाकिस्तान चले गए। फिर उन्होंने उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, पंडित तुलसीदास शर्मा से लेकर कई बड़े संगीत जानकारों से शिक्षा हासिल की। लता मंगेशकर ने हिंदी सिनेमा में अपनी किस्मत को आजमाया। उन्होंने आपकी सेवा में नाम की फिल्म में गाना गाया। इस फिल्म के बाद उन्होंने महल फिल्म के गाने के लिए अपनी आवाज दी। यह गीत था आएगा आने वाला आएगा। इस गाने के बाद लता मंगेशकर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भजन, कव्वाली, गजल से लेकर शास्त्रीय संगीत और ढेर सारे फिल्मी गानों के लिए आज उन्हें जाना जाता है। लता मंगेशकर ने भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में नाम कमाया है। गौरतलब है कि आज के समय में लता ही संगीत और संगीत ही लता कहा जाता है, लेकिन लता मंगेशकर ने वो जमाना भी देखा है जब उन्हें उनकी पतली आवाज के चलते रिजेक्ट कर दिया गया था। लता ने जिस समय हिंदी फिल्मों में गायकी की शुरुआत की, उस दौरान नूरजहां, शमशाद बेगम और जोहराबाई जैसी गायिकाओं का वर्चस्व था। गुलाम हैदर लता के गाने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने फिल्म निर्माता एस मुखर्जी से यह गुजारिश की कि वह लता को अपनी फिल्म शहीद में गाना गाने का मौका दे, लेकिन एस मुखर्जी को लता की आवाज पसंद नहीं आई और उन्होंने लता को अपनी फिल्म में लेने से इनकार कर दिया था। लता मंगेशकर की अगर कोई सर्वोच्च सिद्धि है तो वह ये है कि बचपन में घर संभालने के कारण लता मंगेशकर कभी स्कूल नहीं जा पाई थी, लेकिन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी सहित 6 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानक उपाधि से नवाजा है।
इस बात की चर्चा बहुत होती है कि इतने सफल करियर के बावजूद आखिर लता मंगेशकर ने शादी क्यों नहीं की। इस मुद्दे पर एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, हमारी छोटी आयु में ही हमारे पिता का निधन हो गया था। ऐसे में घर के सदस्यों की जिम्मेदारी मुझ पर थी। ऐसे में कई बार शादी का ख्याल आता भी तो उस पर अमल नहीं कर सकती थी। बेहद कम उम्र में ही मैं काम करने लगी थी। सोचा कि पहले सभी छोटे भाई बहनों को व्यवस्थित कर दूं। फिर बहन की शादी हो गई, बच्चे हो गए तो उन्हें संभालने की जिम्मेदारी आ गई। इस तरह से वक्त निकलता चला गया। हालांकि उनकी शादी को लेकर उस समय की मीडिया में कुछ खबरें प्रकाशित हुई थी, जिसके अनुसार बात कुछ और भी थी। उन दिनों राजस्थान के डूंगरपुर राजघराने के राजसी डूंगरपुर की दोस्ती लता मंगेशकर से हुई थी। राजसी की दोस्ती लता के भाई से थी। वे दोनों साथ में क्रिकेट खेला करते थे। समय के साथ उनकी लता मंगेशकर से दोस्ती हो गई। हालांकि दोनों ने शादी नहीं की। इसका कारण था राजसी का अपने पिता को दिया हुआ वचन, जिसमें उन्होंने किसी आम लड़की को राजघराने की बहू नहीं बनाने की बात की थी। शायद यही कारण रहा कि दोनों शादी नहीं कर पाए। हालांकि दोनों की दोस्ती बरकरार रही, यहाँ तक कि सन 2007-8 में राजसी डूंगरपुर के कहने पर लता मंगेशकर ने राज्यसभा सांसद के तौर पर डूंगरपुर हॉस्पिटल में 25 लाख की लागत से एक हॉल भी बनवाया। आदिवासी इलाके में मातृ शिशु कल्याण के लिए यह राशि दी गई थी। इस हॉल की अनावरण पट्टिका पर लता मंगेशकर का नाम लिखा हुआ है। वही इस हॉल की पहचान लता मंगेशकर के नाम से ही है। गौरतलब है कि लता मंगेशकर का नाम संगीतकार भूपेन हजारिका के साथ भी काफी उछला था। एक इंटरव्यू में खुद भूपेन हजारिका की पत्नी ने ऐसा बयान दिया था कि लता मंगेशकर और भूपेन हजारिका दोनों अक्सर रात का समय साथ में बिताते थे। लता मंगेशकर को लेकर एक बात बहुत ज्यादा चर्चा में रही है कि उनकी एक बार उनके सहकर्मी और मशहूर सिंगर मोहम्मद रफी के साथ बोलचाल बंद हो गई थी। इसका कारण था कि उन दिनों लता मंगेशकर गानों पर रॉयल्टी मांगना चाहती थी, जबकि मोहम्मद रफी ने कभी भी रॉयल्टी की मांग नहीं की। लता और मुकेश ने रफी को बुलाकर समझाना चाहा, लेकिन मामला उलझता ही चला गया। दोनों का विवाद इतना बढ़ा कि मोहम्मद रफी और लता के बीच बातचीत भी बंद हो गई और दोनों ने एक साथ गीत गाने से इनकार कर दिया। हालांकि 4 वर्ष के बाद अभिनेत्री नरगिस के प्रयास से दोनों ने फिर एक साथ गाना शुरू किया था। इसी तरह से लता की अनबन अपनी छोटी बहन आशा के साथ भी थी। आशा ने लता के सेक्रेटरी गणपत राव भोसले के साथ 16 साल की उम्र में शादी कर ली थी। ये बात लता को पसंद नहीं आई थी। कई सालों तक दोनों बहनों के बीच रिश्ता टूट चुका था। अलबत्ता आशा के फिल्मों में गाने से लता को आपत्ति थी। जिस गैर फिल्मी गाने से लता सितारा बनी, वह गाना ए मेरे वतन के लोगों भी लता ने आशा से छीन कर लिया था। ऐसी बातें भी मीडिया में उछल चुकी है। इस बात का सच कभी सामने नहीं आया, मगर मीडिया आज भी कबूल करता है कि ए मेरे वतन के लोगों गीत दोनों बहनें मिलकर गाने वाली थी और दोनों ने इस गीत का रिहर्सल भी किया था। मगर एक ही दिन पहले आशा ने गाने से इनकार कर दिया था। आखिर लता ने यह गाना गाकर शोहरत हासिल की थी। वर्ष 1998 में सई परांजपे द्वारा निर्देशित फिल्म साज में दोनों बहनों की कहानी का सच दिखाया गया है। हालांकि आशा भोसले ने यह कहकर अपनी बहन लता का बचाव किया है कि हमारी सालों की जिंदगी को सिर्फ 3 घंटे की फिल्म में कैसे दिखाया जा सकता है। लता का एक विवाद संगीतकार ओपी नैयर के साथ भी सामने आया था। लगातार 5 साल तक ओपी नैयर ने लता से एक भी गाना नहीं गवाया था। लता मंगेशकर को लेकर एक बड़ा खुलासा उनकी बेहद करीबी पद्मा सचदेव ने अपनी किताब ऐसा कहां से लाऊं में किया था। उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है कि वर्ष 1962 में 32 साल की लता को स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। हालांकि इस मामले में कभी कोई खुलासा नहीं हो सका कि आखिर उन्हें मारने की कोशिश किसने की थी और वो कौन लोग थे
जो लता मंगेशकर को मारने की साजिश रच रहे थे। लता मंगेशकर को उनके गाए गीतों के लिए 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें सबसे पहले वर्ष 1958 में प्रदर्शित फिल्म मधुमती के गीत आजा रे परदेसी के लिए, वर्ष 1962 में फिल्म 20 साल बाद के गीत कहीं दीप जले कहीं दिल के लिए, वर्ष 1965 में फिल्म खानदान के गीत तुम ही मेरी मंदिर तुम ही मेरी पूजा के लिए, और वर्ष 1969 में फिल्म जीने की राह के गीत आप मुझे अच्छे लगने लगे के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा वर्ष 1993 में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया, और वर्ष 1994 में उन्हें फिल्म हम आपके हैं कौन के गीत दीदी तेरा देवर दीवाना के लिए फिल्म फेयर के विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर को उनके गाए गीत के लिए वर्ष 1972 में फिल्म परिचय, वर्ष 1975 में पूरा कागज और वर्ष 1990 में फिल्म लेकिन के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत की कोयल लता मंगेशकर को वर्ष 1969 में पद्म भूषण, 1997 में राजीव गांधी सम्मान, 1999 में पद्म विभूषण जैसे कई सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। सन 1989 में उन्हें फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार और सन 2001 में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी दिया गया। सन 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड भी लता मंगेशकर के नाम से दर्ज हुआ था, जिस पर भी काफी विवाद हुआ था। वर्ष 1948 से लेकर वर्ष 1974 तक 25,000 गीत गाने के लिए लता का नाम गिनीज बुक में दर्ज किया गया था, लेकिन हकीकत यह है कि इस समय के दौरान मोहम्मद रफी ने 28,000 गाने गाए थे। लता के नाम से दूसरी बार भी विवाद गिनीज बुक के कारण ही हुआ था। वर्ष 1948 से लेकर वर्ष 1987 तक 30,000 गीतों के लिए उनका नाम गिनीज बुक में आया था। काफी विवाद के बाद 1991 में गिनीज बुक ने बिना किसी स्पष्टीकरण के लता का नाम हटा दिया था। हालांकि लता मंगेशकर ने कभी इस बात का दावा नहीं किया है। इस विवाद के बाद उन्होंने बताया था कि मैं कभी अपने गाने गिनती नहीं हूँ, पता नहीं कैसे गिनीज बुक के पास मेरे गाने की संख्या पहुंच गई है। बहुत कम लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर ने बतौर म्यूजिक डायरेक्टर भी फिल्मों में काम किया है। 1955 में उन्होंने मराठी फिल्म राम राम पावहाणम में संगीत दिया था। उसके बाद 1960 से 1969 के बीच उन्होंने अपने खुफिया नाम आनंद घन से 4 फिल्मों में संगीत दिया था। इन्हीं फिल्मों में से एक साधी मानसे को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सर्वश्रेष्ठ संगीत और गीत के 2 अवार्ड भी दिए गए थे। मशहूर गायिका लता मंगेशकर ने अपने जीवन में 4 फिल्मों में बतौर निर्माता भी किरदार निभाया है। 1953 में मराठी फिल्म वावदल, 1953 में हिंदी फिल्म झांझर, 1955 में फिल्म कंचनगंगा और 1990 में हिंदी फिल्म लेकिन का निर्माण लता मंगेशकर ने किया था। फिल्मों में गाना गाकर मशहूर हुई लता मंगेशकर को हिंदी फिल्म त्रिशूल, शोले, सीता और गीता, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और मधुमती बहुत पसंद थी। अलबत्ता उनकी मोस्ट फेवरेट फिल्म थी हॉलीवुड की द किंग एंड आई। वर्ष 1943 में प्रदर्शित फिल्म किस्मत उन्हें इतनी पसंद थी कि यह फिल्म उन्होंने 50 से ज्यादा बार देखी थी। संगीत और फिल्मों के अलावा क्रिकेट से भी लता मंगेशकर को बहुत प्यार था। जब 1983 में भारत ने विश्व कप जीता था, तब लता मंगेशकर ने टीम को पुरस्कार देने के लिए पैसा जमा करने के उद्देश्य से कई जगह संगीत के शो भी किए थे। उन्हें सचिन तेंदुलकर से काफी लगाव था। सचिन मेरे बेटे समान है, यह कहकर उन्होंने सचिन को सम्मानित किया था। हिंदी सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर को सदा अपनी फिल्मों के लिए लता मंगेशकर की आवाज की जरूरत रहा करती थी। राज कपूर लता की आवाज से इस कदर प्रभावित थे कि उन्होंने लता मंगेशकर को सरस्वती का दर्जा दे दिया था। लता मंगेशकर को काम की ऐसी चाहत थी कि उन्हें
खाने पीने तक का ध्यान नहीं रहता था। वे सिर्फ चाय या पानी पीकर अपना दिन गुजार लेती थी। उनके संघर्ष के दिनों का जिक्र यतीन्द्र मिश्रा की किताब लता सुरगाथा में मिलता है। इस किताब को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। ऐसा कहा जाता है कि लता मंगेशकर को खाने में मिर्च बहुत पसंद थी। शुरुआती दिनों में वे एक दिन में करीब 12 मिर्च खा जाती थी। इसके अलावा वे अपनी आवाज के उतार चढ़ाव के लिए कसरत के साथ साथ च्युइंगम भी खूब खाया करती थी। निधन के 3 दिन पहले ही लता मंगेशकर को पता चल गया था कि उनका वक्त अब आ चुका है। उन्होंने अपनी प्यारी बहन आशा भोसले से कहे शब्द उनके आखिरी शब्द हैं। उन्होंने कहा था, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। इस देश ने, इस दुनिया ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है। लोग मुझे याद तो रखेंगे ना, मुझे भूल तो नहीं जाएंगे। तब आशा भोसले ने यह कहकर हौसला दिया था कि लता मंगेशकर एक ही है और एक ही रहेगी। यह सुनकर लता जी की आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली थी। आज लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके यादगार गाने हमेशा हमारे साथ रहेंगे।